अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु अरहर की फसल में समेकित रोग प्रबंधन। अच्छी फलन के लिए आंवला के बाग में समसामयिक कार्य। जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था में है और इन अवस्थाओं में अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, जिनका समय से नियंत्रण न करने पर उत्पादन में कमी होती है। तो आप इन रोगों की नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर की वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता साहनी से। सबसे पहले आप देखे होंगे कि आपके फील्ड में जो अरहर के पौधे लगे हुए रहते हैं वो कुछ सूखे हुए दिखाई देते होंगे। तो ये एक बीमारी है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंजाई है, कवक है, उसके कारण होता है। इसमें सबसे पहले आप देखते होंगे कि जो पौधे हैं वो उनकी पत्तियां हल्का हल्का शुरू में पीली होने लगती है। पीली होने के बाद देखिएगा कि वो थोड़ा मुरझाने लगती है। पौधे का एक तरफ की शाखाएं सूखी हुई नजर आपको आएगी और फिर धीरे धीरे पूरा डाली ही सूख जाती है और कभी कभी देखिएगा कि पूरा आपका पौधा ही सूख गया। तो इसे उकटा रोग कहते हैं। ये सॉइल से होता है, इसीलिए इसके उपचार के लिए सबसे पहले आप जब बुआई करते हैं तो आपको उसका सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार करना होगा। उसके लिए आप थायरम और कार्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात में मिला लीजिए और मिलाने के बाद उसको 3 ग्राम प्रति केजी के दर बीज के दर से उसको सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सीड को उपचार करके उसको थोड़ा छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं और सुखाने के बाद तब उसका सोइंग करें। दूसरा कि यदि आप देखते हैं कि आपके फील्ड में उकटा रोग का प्रकोप है तो आप 2-3 साल तक उस खेत में उसका खेती ना करें अरहर का। दूसरा कि आप जब बुआई करते हैं तो देख रहे हैं कि प्रकोप है, थोड़ा कम है, तो इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं ज्वार के साथ। ज्वार के साथ इंटरक्रॉपिंग करने से क्या होता है, ज्वार के जड़ से एक स्राव निकलती है जो कि एक कवक को हानि पहुंचाती है। इससे कि कवक का ग्रोथ नहीं हो पाता है और इस क्रॉप को आप बचा सकते हैं इस रोग से, उकटा रोग से। और एक उपाय इससे बचने का ये भी है कि आप रोग रोधी बीज का उपयोग करें। अभी जो मार्केट में उपलब्ध है जैसे शरद, प्रभात, ये सब का सीड आप बुआई करते हैं तो आप इस क्रॉप से बस डिजीज से, उकटा रोग से आप बच सकते हैं। इसमें एक और बीमारी दिखती है, वो यहाँ पे बिहार में तो बहुत कम है लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे दिखती है। इसमें क्या, इसको फाइटोप्थेरा ब्लाइट या झुलसा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो पौधा है उसमें देखिएगा कि जैसे ही जमीन खत्म होती है कॉलर रीजन से, उसके ऊपर भाग में आपको ब्लैक कलर का धारियां दिखेगी और वो धारियां जो वो होता है कॉलर रीजन, उसको पूरा कवर कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको जो पौधा है इसमें थोड़ा कभी कभी गॉल भी बनता है। जैसे देखिएगा कि बीच में इंटरनोड जहाँ पे है वहाँ पे स्वेलिंग टाइप का, फूला फूला टाइप का दिखेगा, गॉल टाइप का। और क्या होती है कि थोड़ा सा भी हवा चलती है ना तो पूरा प्लांट गिर जाता है या अपने आप भी गिर जाता है। तो कभी कभी किसान भाई इसको उकटा रोग से समझते हैं कि ये उकटा रोग है, लेकिन उकटा रोग में क्या है कि आप जब प्लांट को उखाड़ के इसको स्प्लिट कीजिएगा
तो उसमें जाइलम प्रेशर जो उसका जो होता है पानी संचार करने का जो कोशिका होता है उसमें ब्राउनिंग दिखाई देती है, काला धारियां दिखाई देगी जाइलम फेशन में। जबकि झुलसा रोग में ये जड़ बिल्कुल स्वस्थ इसका रहता है, जड़ में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात जो कि ब्लैक जो धारियां हैं वो जो उसके ऊपर इंटरनोडल डिस्टेंस पे जो आपको गॉल दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, वो उक्टा रोग में नहीं दिखता है। तो दोनों में इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये उक्टा रोग है और दोनों का केमिकल बिल्कुल अलग है। जो आप केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि उक्टा रोग के लिए हम बताएं थायरामोक रेशियो लीजिए, लेकिन इसमें जब फाइटोप्थेरा झुलसा रोग है उसको पहचाने आप तो इसको राइडोमेल एमजेड से सीड ट्रीटमेंट कीजिए। वो भी सीड रेट है 3 ग्राम पर केजी बीज। दूसरी बात कि यदि फिर भी आपको डिजीज दिखता है जो क्रॉप स्टैंडिंग कंडीशन में है तो आप सीड ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते, बीज उपचार तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए है कि आप फोलियर स्प्रे दीजिए और उसके लिए स्प्रे के लिए आप ले सेम केमिकल राइडोमेल एमजेड @ 0.2% की रेट से आप उसको स्प्रे कीजिए। इसमें एक और बांझ रोग होता है, वो एक वायरस से होता है। उसमें आप देखते होंगे कि पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं और जो पत्तियां का कलर जो हरा रंग रहता है वो उससे ज्यादा हरा दिखता है पत्तियां, और पत्तियां बिल्कुल छोटी हो जाएगी और जो पौधे रहते हैं वो नॉर्मल जो साइज होता है खेत में दूसरे पौधे का उससे छोटी दिखाई आपको देंगे। तो जैसे ही ग्रसित पौधा आपको दिखे उसको उखाड़ के और जला दीजिए, ये नहीं कि फील्ड के बाहर में फेंक दिए। ये ट्रांसमिट होता है एक इंसेक्ट से, कीड़ा से होता है। तो उससे बचने के लिए यूज कर सकते हैं ऑक्सीमिथाइल डाइमेटॉन। इसका आप 800 मिलीलीटर पानी में उसको घोल लीजिए और इसका 2-3 स्प्रे 15 दिन के इंटरवल पे कीजिए। और दूसरी बात है कि आप रोग प्रतिरोधी किस्म जैसे कि बहार बहुत इस एरिया में पॉपुलर है उसको आप लगा सकते हैं। तो इससे आप अरहर के डिजीज को पहचानिए, उसका सही इलाज कीजिए, तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं और अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छी पौध हेतु प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, रोपाई वाली फसलों का उत्पादन उसकी नर्सरी में तैयार पौध पर निर्भर रहता है। इसलिए आज हम आपको प्रोट्रे में स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीकी के बारे में जानकारी के लिए मिलवाते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें प्रोट्रे जो नर्सरी है वो क्यों लगानी चाहिए। इसका लगाने का मुख्य कारण यह है कि जब हम प्रोट्रे नर्सरी लगाते हैं तो हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फल, बेमौसमी फूल, उनके लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आजकल पॉली हाउस तकनीक जो है वो काफ़ी प्रचलित है। पॉली हाउस में हम हाइब्रिड प्रजाति के बीज जो हैं वो लगाते हैं। अब हाइब्रिड प्रजाति का जो बीज आता है वो बहुत महंगा होता है। अगर हमें किसान भाइयों को नुकसान से बचाना है तो उसको बचाने के लिए एक जो तरीका है वो प्रोट्रे नर्सरी है। प्रोट्रे में एक एक बीज हम एक सेल में लगाते हैं। एक सेल में लगाने के बाद जो वो एक पौधे के रूप में तैयार होता है, और जो पौधा बीज से तैयार होता है वो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होता है और उसमें पौधे के मरने के जो कारण हैं वो बहुत नगण्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोट्रे की। प्रोट्रे बाज़ार में कहाँ पर उपलब्ध है, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किस किस साइज़ की आती है। देखिए, जो हमारी प्रोट्रे आती हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार की प्रोट्रे आती हैं। जितनी भी जो टमाटर या छोटे छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनको लगाने के लिए छोटे सेल साइज़ वाली प्रोट्रे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो बड़े बीज वाली सब्जियां हैं उसके लिए बड़े बीज की, बड़े साइज़ की जो सेल साइज़ वाली प्रोट्रे होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खीरे के लिए देखा गया है सामान्य रूप से हम 1.5 से 4 इंच वाले सेल साइज़ की प्रोट्रे का इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन
और शिमला मिर्च, इसके लिए हम थोड़े से छोटे, यानी अगर जो हम बात करें कि टमाटर के लिए 3 इंच वाली सेल साइज़ वाली, और अगर शिमला मिर्च और खीरे की बात करें तो 2 इंच सेल साइज़ वाली प्रोट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोट्रे में कितने छिद्र होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग जो निर्माता हैं वो अलग अलग हिसाब से उसको तैयार करते हैं। कई जो छोटे छिद्र वाली जो प्रोट्रे आती हैं, जो प्लास्टिक ट्रे जिनको हम बोलते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 50 होता है या 98 होता है। अलग अलग 101 की आती है, 90 छिद्र वाली भी प्रोट्रे आती हैं। प्रोट्रे का दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ पर किसी को ले जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी प्रोट्रे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। आप प्लास्टिक की प्रोट्रे हैं, उनको आप गाड़ियों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। हम प्रोट्रे यूज़ करते हैं, उसका लगभग कीमत 50 से 60 रुपये प्रति प्रोट्रे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं कि नर्सरी में जैसे प्रोट्रे है उसमें किसान भाई कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। कई तरह के माध्यम आते हैं जो आप प्रोट्रे में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोकोपीट, जो नारियल की भूसी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास केंचुआ खाद होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं 1/1, यानी दोनों को एक एक भाग मिलाकर उसको एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को प्रोट्रे में भरा जाता है। उस प्रोट्रे को भरने के बाद उसके अंदर एक एक बीज हर एक छिद्र में डाला जाता है। उस छिद्र में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से सींचा जाता है और फिर अनुकूल वातावरण में वो प्रोट्रे में सीड डालकर उसको रख देते हैं। और कहीं पर भी जहाँ पर छाया वाला स्थान है, शुरू के 1-2 दिन आपको बीज को थोड़ा छाया वाले स्थान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको आप अपने मन मुताबिक, जहाँ पर पानी ज़्यादा ना हो, जहाँ पर सूर्य के किरणें जो हैं वो हमारी प्रोट्रे पर ठीक ढंग से आए, ऐसी जगह पर जो हवादार हो, ऐसी जगह पर उन प्रोट्रे को रखा जाता है। और फसल के हिसाब से बीजों के जमने का समय अलग अलग हो। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि बीज डालने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको प्रोट्रे की करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद 1 से 2 दिन बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ही रोए आ जाते हैं बीज से, एक से 2 दिन में, खीरे में दूसरे या तीसरे दिन में है, यानी जर्मिनेट कर रहा है, जो भी हमारी प्रोट्रे है उसको ठीक ढंग से हमें पानी देना चाहिए। रोज पानी देने के बाद मुख्य फील्ड में जब हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं या रोपाई करते हैं, मुख्य फील्ड में रोपाई करने से पहले उसको ठीक तरह से हमें हार्डन करना पड़ेगा। हार्डन का मतलब होता है जैसे टमाटर, मिर्च वगैरह, तो इनको हार्डन करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब आप प्रत्यारोपित करने वाले हैं, मान लीजिए आप परसों उसको प्रत्यारोपित करने वाले हैं, तो उससे 3 से 4 दिन पहले उसको पानी देना रोक देना होता है। तो ऐसा करने से जब हम पानी रोक देते हैं तो वो जो हमारी जो सीडलिंग है वो हार्डन हो जाती है। तो प्रोट्रे में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पूरे के पूरे पौध को बिना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए आप मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो हम नर्सरी जो प्रोडक्शन है या नर्सरी का जो उत्पादन है उसको उपयोग में लाकर हम एक बहुत अच्छा रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं। उसको रोज़गार या व्यवसाय के रूप में इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अच्छी फलन के लिए आंवला के बाग में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला के बाग इस समय फलन की अवस्था पर हैं और इन बागों से अच्छा फल उत्पादन मिले, इसके लिए जरूरी है आंवला के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को सही प्रकार से संपादित किया जाए, अन्यथा फलों का झड़ना और गिरने जैसी समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी देखने को मिलती है।
इसलिए किसान भाइयों, आंवला के बाग में कैसे करें प्रबंधन कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। आंवला एक महत्वपूर्ण फसल है जिसको आयुर्वेद में अमृत फल के नाम से जानते हैं और इसके औषधीय गुणों के कारण तमाम तरह के व्यंजन बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या जो रोग और कीड़े लगते हैं वो इनमें से है एक तो फल सड़न। फल सड़न में पौधों के जो आंवला के फल हैं वो सड़ करके काले काले होकर के सड़ करके गिर जाते हैं और इस तरह के फलों के गिरने से काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। के कारण से बाजार भाव नहीं मिलता है। के बचाव के लिए इस समय अगर मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में या ब्लाइटॉक्स 50 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आंवला के पौधों पर छिड़काव कर दिया जाए तो ये रोग नहीं लगेगा या कम हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण और एक बीमारी लगती है फलों में वो शुष्क फल विगलन या काला गूदा रोग होता है, जिसके कारण से 70 से 90% फल गिरकर ज़मीन में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से बोरान की कमी की वजह से होता है और इस तरह के अगर रोग से बचाव करना है अपनी फलों को तो हमें 6 ग्राम बोरेक्स 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण एक कीट लगता है जिसको सूट गाल मेकर कहते हैं, पौधों की टहनियों पर जगह जगह पर गांठ बना देते हैं और वो पौधा की बढ़वार रुक जाती है, साथ ही पौधा वहीं से गांठ के पास से ही टूट जाता है। जिस पौधे पर इस तरह की समस्या होती है उस पौधे पर फल फूल कम लगते हैं या छोटे बनते हैं, जिसके कारण से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इस कीट से अगर बचाव करना है तो पहले तो जो रोगी कीट से लगे हुए जो प्रभावित भाग हैं जहाँ पर गांठ बनी हुई है उनको काट करके कहीं गड्ढे में दबा दें या जला देना चाहिए। इसके बाद उसमें कीटनाशक दवा जैसे रोगार या मेटासिस्टाक्स की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी तरह छोटे छोटे और समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभार एफिड का बहुत जोर होता है जो पत्तियों का या फूलों का या छोटे छोटे फलों का रस चूस लेते हैं। इस तरह के अगर आपके फसल में या आंवला के पेड़ में कोई समस्या है तो वहाँ भी रोगार या मेटासिस्टाक्स या नीम तेल कि 1 से 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, जिसके कारण से एफिड खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक समस्या और देखी गई है जो आंवला के बाग में नीचे से जो पुराने बाग होते हैं विशेष तौर से उनमें दीमक बहुत लगती है और दीमक जब लग जाती है पौधों पर तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फिर पौधे सूख भी जाते हैं। तो दीमक का अगर कंट्रोल करना है तो उसके प्रबंधन के लिए हमें फोरेट 10G की 25 से 30 ग्राम मात्रा एक प्रति पौधे की दर से थाले में मिला देना चाहिए या फिर एक क्लोरपाइरीफास दवा आती है जिसकी 3 से 4 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के साथ प्रवाहित करा दें, जिससे कि दीमक का अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। इस तरह से हम आंवले में रोग और कीड़े जो मुख्य रोग और कीड़े हैं इनका ये उपाय करके प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला सिवान के कृषक अनुराग यादव, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पशुओं में सर्रा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसका पहचान यही है कि हाई फीवर 104 डिग्री से ऊपर रहेंगे सिंपल में, सिर्फ बुखार रहेंगे तो उसको सिर्फ हम बुखार के दवा देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार देते हैं। और इसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाई फीवर रहेगी, जैसे ये पेशाब करती है तो रुक रुक के पेशाब करती है, अपना सर जो किसी ठोस दीवार पे है उस पर अपना माथा पे रखती है। और लास्ट 3rd स्टेज जो नर्वस फॉर्म है, नर्वस फॉर्म हो जाती है तब वो गोल गोल थोड़ा दूर चलेगी, राउंड अपना गोल गोल चक्कर लगेगी। इसको जांच करते हैं, ब्लड स्मेयर बना के जांच करते हैं तो उसमें इसका पैरासाइट देखे जाते हैं।
सर्रा हो जाने के बाद पशु को तो सबसे पहले अच्छे अपने से इलाज नहीं करना चाहिए, अपना नज़दीकी डॉक्टर जो उनसे सलाह लेना चाहिए। का इलाज जो है वो डायमिनोजेन एसिचुरेट इसका प्रॉपर डोज में दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। और इसका रोकथाम जो है ये इसका वेक्टर है टेबनस फ्लाई होता है। किसी तरह से आप टेबनस फ्लाई को कंट्रोल कीजिए और उसके कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि जहां हम एनिमल रखते हैं उसको जालीदार होना चाहिए, जिसके कारण कि वहां पे टेबनस फ्लाई किसी तरह से प्रवेश नहीं करे। उसके प्रवेश से हम यदि बचा लेते हैं तो उसका रोकथाम हो जाएंगे। और ये आहार पशु में तो आहार हो जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए, जैसे हाईली न्यूट्रिशियस वो सप्लीमेंट उसके साथ खिलाएं। और इलाज जब उसका हम करते हैं तो उस समय उसका जो है मल्टीविटामिन उसको दें। और ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर के एनिमल के कंडीशन के अनुसार जो है उसको फ्लूइड थेरेपी भी करेंगे। वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट कंडीशन है तो वो कंडीशन के अनुसार उसका इलाज करते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूरजमुखी की उन्नत किस्में और बुआई तकनीकी, बटन मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।